दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने जा रही है और अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी रह गया है। महज 45 साल के नितिन नबीन बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आज उनका नामांकन पार्टी मुख्यालय में दाखिल किया गया। किसी दूसरे नेता ने अपना नामांकन भरा नहीं है, लिहाजा नितिन नबीन निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। कुल 37 सेट में नामांकन के समर्थन का प्रस्ताव मिला। एक सेट पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दस्तखत रहे। आपको बताते चले, कल देश भर से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह सुबह बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, जिनकी मौजूदगी में औपचारिक ऐलान पार्टी की ओर से सुबह 11:30 बजे कर दिया जाएगा। यह महज एक तस्वीर नहीं है और यह तस्वीर सिर्फ एक नेता के अध्यक्ष बनने की गवाही तक सीमित भी नहीं। यह तस्वीर भविष्य है। ये तस्वीरें बताती हैं कि संगठन क्या होता है, एकता, अनुशासन क्या होता है। 45 साल के नितिन नबीन को अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया का अपने आप में अनोखा, अनुपम दृश्य है, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे बड़े नेता और मंत्री मौजूद रहे, जो नई पीढ़ी को कमान देने के लिए अपना समर्थन, अपना प्रस्ताव पार्टी के सामने रख रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। तीसरी तस्वीर बिहार के उन नेताओं की है जिनके बीच से निकलकर नितिन नबीन संगठन के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। और चौथी तस्वीर देश के अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेताओं की आप देख रहे हैं। बीजेपी का ये जो महाजुटान दिल्ली में हुआ, ये पीढ़ीगत बदलाव की ओर बढ़ता हुआ कदम है। अनुशासन, समर्पण और कर्मठता के सम्मान का जीवंत उदाहरण है। बीजेपी के बारे में जो कहा जाता है कि यह संगठन केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि विचार, संस्कार और सेवा का आंदोलन है। आज की तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा अध्यक्ष बनने जा रहा है जिनकी उम्र पार्टी की उम्र से कम है। साल 1980 के अप्रैल महीने में बीजेपी की स्थापना हुई थी। नितिन नबीन का जन्म उसी साल 23 मई को हुआ, यानी 50 साल से कम उम्र में अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंचे हैं नितिन नबीन। नितिन पार्टी के 12वें नेता है जो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 55 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थापक अध्यक्ष बने थे। लाल कृष्ण आडवाणी जब 58 साल के थे तब पहली बार अध्यक्ष बने। मुरली मनोहर जोशी 57 साल की उम्र में थे तब उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी मिली थी। सबसे उम्र दराज कुशाभाऊ ठाकरे थे, जो 75 साल की उम्र में 1998 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष की कुर्सी पर अमित शाह बैठे। 2014 में उनकी उम्र अध्यक्ष बनने के वक्त 49 साल की थी। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा 59 साल में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे। नितिन नबीन 45 साल की उम्र में ही अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। नितिन के जरिए पार्टी युवा वोटरों को यह संदेश देना चाहती है, युवा हाथ में कमान आ चुकी है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान में भी इस पर जोर दिया था कि देश में पार्टी के कुल 14 करोड़ सदस्यों में से 61% 35 साल से कम उम्र के हैं। जिस जेनजी की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, उस युवा वर्ग को बीजेपी इस नवीन प्रयोग के जरिए अपने आप से जोड़ना चाहती है। ये जोड़ी जो नरेंद्र मोदी और नितिन नबीन जी की होगी, ये चौके छक्के लगाने वाली है, नया इतिहास रचने वाली है। प्रधानमंत्री और नितिन जी मिलकर के चौवा छक्का लगाएंगे। बहुत ही गौरवशाली हम लोग का क्षण है। ये ऐतिहासिक पल है कि आज बिहार का एक बेटा 45 साल का युवा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। सौभाग्य की बात है
हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत आनंद का विषय है। खूब सफल हों, देश के लिए बड़ा काम करें, पार्टी को खूब आगे बढ़ाएं, यही शुभकामना। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन को आने वाले दिनों में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में जानने से पहले बीजेपी की मौजूदा राजनीतिक ताकत को समझना होगा। केंद्र में तो तीसरी बार बीजेपी सत्ता में है, सहयोगियों के साथ सरकार चल रही है। राज्यसभा में भी बीजेपी सबसे ताकतवर है। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, यूपी, राजस्थान, ये तमाम अलग अलग राज्यों के हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हिंदुस्तान के मैप में उन तमाम जगहों पर है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। बिहार में एनडीए, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, ये एनडीए शासित राज्य हैं। यानी कि मौजूदा वक्त में बीजेपी अपने स्वर्णिम काल में है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और आपको ये भी बताते चले 15 राज्यों में अपना मुख्यमंत्री है बीजेपी का। और इस तरह से आज देश की 70% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगियों का ही कब्जा है, राज है। 30% पर इंडिया गठबंधन और विपक्ष के दलों का शासन आता है। अब नितिन नबीन के सामने सबसे पहले अप्रैल मई में होने वाले चुनाव की बड़ी चुनौती रहने वाली है। इनमें पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके अलावा आप देख रहे हैं असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे असम और पुदुचेरी में एनडीए की सरकार है। नितिन नबीन के सामने न सिर्फ दोनों राज्यों की सत्ता में वापसी की चुनौती है, बल्कि पश्चिम बंगाल में सत्ता की चाहत को भी पूरा करना है। तमिलनाडु, केरल में बेहतर करने की चुनौती है। नितिन नबीन की चुनौतियों पर एक्सपर्ट की ओर से क्या राय रखी गई है, अब जरा वो जान लीजिए। नितिन नबीन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो जनजी को साथ जोड़ने की होगी। वो युवा हैं, भारत एक युवा देश है। जहाँ तक चुनावों का सवाल है, राज्यों के चुनावों का सवाल है, उसमें जो बड़ी चुनौती उनके बनते ही सामने आएगी वो पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, जहां बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, उसे सफलता नहीं मिली जिस तरह की वो चाहते हैं। राजनीति में अगर चुनौती ना हो तो फिर राजनीति नीरस हो जाती है और चुनौतियों के चक्रव्यूह को जो तोड़ता है वही सियासत का सिकंदर कहलाता है। नितिन नबीन किस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और आने वाले वक्त में किस तरह की पॉलिटिक्स वो करेंगे, ये जानने के लिए हमने उनकी टीम में प्रवक्ता रहे शशि रंजन से बातचीत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद पूरे देश के युवाओं में, बिहार तो एकदम है ही, पर पूरे देश के युवाओं में भारतीय जनता पार्टी जितने राज्य में चुनाव है, एक पहले के बड़ी मार्जिन से, युवाओं की सक्रिय भूमिका से एक अन्य आने वाले सारे चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करेगी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नितिन नबीन जी के नेतृत्व में। नितिन नबीन अब नई और युवा सोच से भरी हुई टीम चुनेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे। बीजेपी में जो पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है, आप उस बदलाव को इस तरह से भी समझ सकते हैं। पार्टी में अभी पहली पंक्ति के जो नेता हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे सीनियर नेता शामिल हैं। जबकि दूसरी पंक्ति की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े मंत्री नेता शामिल हैं। और जो तीसरी पंक्ति है, जिन्हें बीजेपी 2050 तक के प्लान के हिसाब से आगे बढ़ा रही है, उनमें नितिन नबीन, योगी आदित्यनाथ, फडणवीस जैसे बड़े चेहरे हैं। महीने 14 दिसंबर को बीजेपी ने नितिन नबीन का नाम कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सामने लाकर सबको चौंका दिया था, क्योंकि नितिन नबीन का नाम एक ऐसा नाम था जिसको लेकर दूर दूर तक कहीं चर्चा तक नहीं थी। अब 20 जनवरी को नितिन नबीन बीजेपी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे और बीजेपी ने इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। देश की राजनीति के लिहाज से कल का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि कल से बीजेपी का नवीन युग शुरू हो जाएगा। नितिन नबीन पटना शहर के बांकीपुर से अभी विधायक हैं, 5 बार चुनाव जीत चुके हैं।
राजनीति के विश्लेषक ये मानते हैं कि बीजेपी में बूथ स्तर का कार्यकर्ता विधायक सांसद ही नहीं बल्कि अध्यक्ष की कुर्सी तक वो पहुंच सकता है, वो भी ऐसे राजनीतिक माहौल में जब देश में दर्जनों पार्टियां परिवारवादी व्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। अब जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी की कमान पहले मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी, अब उनके बेटे अखिलेश यादव के हाथ में है। बिहार में लालू यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं। खबर है 25 जनवरी को बेटे तेजस्वी यादव को कमान सौंपी जा सकती है। चिराग पासवान पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभाल रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कमान दी। शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा चला रहे हैं। दक्षिण में डीएमके की विरासत को स्टालिन आगे बढ़ा रहे हैं। ये महज मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण रखे हैं। दर्जनों और पार्टियां हैं जो परिवारवादी राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ा रही हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता विरोधियों को याद दिला रहे हैं कि अनुशासित पार्टी कौन है और कौन आला कमान कल्चर वाली पार्टी है। किसी को भी ऑप्शन थी, कोई भी आके अपना नामांकन भर सकता है। हमने कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं किया कि शशि थरूर जी ने अगर फॉर्म भर दिया हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर दी जाती है, उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती है। हमारा अनुशासन का दल है। सबने कहा कि एक युवा अनुभवी को आगे आने का अवसर मिल रहा है। हम सब नितिन नवीन जी के साथ हैं, उनकी टीम के रूप में काम करेंगे। अब जेन जी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने नवीन प्रयोग यूं ही नहीं कर दिया। राजनीति के अंक गणित का एक और दिलचस्प आंकड़ा भी आपके सामने रखते हैं, जिसे देखकर आप इस प्लान की पूरी पिक्चर समझ पाएंगे। बीजेपी के भावी अध्यक्ष नितिन नवीन की उम्र 45 साल की है, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 83 साल की है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव 77 साल के हैं। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की उम्र 74 साल की है। टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी 71 साल की हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती 70 साल की हो चुकी हैं। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल 57 साल के हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 साल के हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में जो भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां देश में हैं, उनमें सबसे कम उम्र के अध्यक्ष नितिन नवीन ही हैं। देश में राजनीतिक पार्टियां अब जनरेशन शिफ्ट के दौर से गुजरने वाली हैं। नितिन नवीन से बीजेपी ने शुरुआत भी कर दी है। नितिन के परिवार वाले जाहिर तौर पर बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने तो हीरा चुना है। ये कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जिस पद पर भी रहेंगे उसके साथ पूरा न्याय करेंगे और समर्पण भाव के साथ काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उचित व्यक्ति हैं इस पद के लिए, और यकीन था मुझे कि जिस तरह से समर्पित भाव से वो काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो बड़े पद पर अवश्य जाएंगे। खुशी का कोई सीमा ही नहीं है हम लोग के पास। शॉर्ट में बोल रहे हैं कि बहुत सैक्रिफाइसिंग है, बहुत सैक्रिफाइसिंग है। इससे ज़्यादा हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। हेल्पिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों चीज़ इनके अंदर भरा हुआ है। कूट कूट के मेहनत तो करते ही हैं। और हम लोग देहात में बनता है चावल का पिट्ठा, उनको बहुत पसंद है। एक कल भी हम लेके आए हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। परिवार के लोग बेहद खुश हैं। तो नितिन नवीन के सामने आगे आने वाले वक्त में चुनौतियां भी हैं, लेकिन कल दिन में 11:30 बजे बीजेपी के दफ्तर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। हर एक खबर जानकारी लगातार आप तक पहुंचाएंगे। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब बात मुंबई के नए मेयर पर जारी माथापच्ची की। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों एक सुर में कह तो रहे हैं कि मेयर महायुति का ही बनेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी अभी डंके की चोट पर बोलने को तैयार नहीं कि मेयर की कुर्सी आखिरकार आएगी किसके हिस्से, बीजेपी के या शिवसेना के। सवाल यह भी है क्या मुंबई में अड़ंगेबाजी के पीछे कल्याण की सौदेबाजी है। इसकी पड़ताल से पहले दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विश्व आर्थिक मंच दावोस में मौजूद हैं। वहां से वो आर्थिक मंत्रों के साथ साथ मराठी संस्कृति की झलक भी महाराष्ट्र तक पहुंचा रहे हैं। इधर मुंबई के होटल ताज लैंड्स एंड में शनिवार शाम से ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सभी 29 नए पार्षद डेरा डाले हैं। विपक्ष और खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करार दे रही है, तो शिंदे की शिवसेना इसे नए पार्षदों के लिए ओरिएंटेशन वर्कशॉप यानी प्रशिक्षण सत्र का नाम दे रही है। जबकि राजनीतिक पंडितों के मुताबिक होटल में शिंदे की शिवसेना के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों की बाड़ेबंदी का सीधा रिश्ता मेयर चुनाव से ही है।
ऐसे में सवाल यह है क्या वाकई एकनाथ शिंदे मुंबई में बीजेपी के मेयर की राह में रुकावट बन गए हैं? क्या वो सचमुच 2.5 साल के मेयर के फॉर्मूले पर अड़ गए हैं, या फिर बीएमसी में स्थायी समिति अध्यक्ष समेत अहम पदों के लिए वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं? या शिंदे को डर है कि कहीं उद्धव ठाकरे उनके नए नवेले पार्षदों को कहीं तोड़ न ले? क्या फडणवीस के 24 जनवरी को विदेश से लौटते ही मुंबई के मेयर की गुत्थी सुलझ जाएगी? फिलहाल इन सारे सवालों के जवाब शिंदे को देने हैं, लेकिन अभी वो सिर्फ फडणवीस की लाइन ही दोहरा रहे हैं कि मेयर महायुति का ही बनेगा। ये जो जीत है महाराष्ट्र में शिवसेना को सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मिली है, इसलिए मैं कहूंगा मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर सगळीकडे महायुतीचाच महापौर होणार, मुंबईत पण महायुतीचा। वहीं मुंबई के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा इस बात की भी है कि एकनाथ शिंदे को बीएमसी की सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना यूबीटी मेयर चुनाव के मतदान से गैर हाजिर रह सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी के कुल 227 पार्षदों में से शिवसेना यूबीटी ने अपने 65 नगर सेवकों को मतदान से दूर रखा तो फिर बहुमत का गणित 82 हो जाएगा और ऐसी सूरत में 89 पार्षदों वाली बीजेपी का मेयर आसानी से बन जाएगा। वैसे शिवसेना यूबीटी की ओर से बार बार अपना मेयर बनाने की भी बात कही जा रही है, जो बिना एकनाथ शिंदे के पार्षदों को तोड़े मुमकिन नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत के सरमान पर फिलहाल शिंदे की शिवसेना और बीजेपी दोनों एक साथ पानी फेरते हुए दिखाई देते हैं। दोनों उल्टा लटक जाएंगे तो भी उनका मेयर नहीं बन सकता। मुंबई के मतदाताओं ने क्लियर मैंडेट दिया है महायुति के समर्थन में। अब राउत और ठाकरे जैसे लोग इसलिए बेचैन हैं क्योंकि उनको एक बार फिर मौका चाहिए मुंबई की तिजोरी लूटने के लिए। महापौर तय करने से पहले बीजेपी के जो प्रमुख नेता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी, वो बैठेंगे और हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी बैठेंगे। दोनों मिलकर के आने वाले दिनों में फैसला करेंगे। उबाटा में बहुत सारे ज्योतिष या कुंडली शास्त्री जानने वाले प्रवक्ता है कि जिनका ज्योतिष या भविष्य कभी भी आज तक सत्य नहीं हुआ। ये सारी बातें निचले स्तर की बातें हैं। हम इतने आंकड़ों के साथ आए हैं, सत्ताएं बनती है आंकड़ों के आधार पे बनती हैं और हमारे पास मजबूती वाले आंकड़े हैं। तो इसके लिए कौन कहाँ जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए, ये सारी बचकाने वाली बातें हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। महायुति की मुंबई में सरकार लोगों के मन के हिसाब से, लोगों के आशीर्वाद के हिसाब से बन चुकी है। अब अंदरूनी रस्साकशी की खबरों के बावजूद महायुति वाले एक लाइन पर हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि जैसे मुंबई में अपने मेयर के लिए बीजेपी को शिवसेना के समर्थन की जरूरत है, ठीक उसी तरह से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के संसदीय क्षेत्र कल्याण डोंबिवली में शिवसेना के मेयर के लिए बीजेपी के समर्थन की दरकार है। 227 सीटों वाली बीएमसी में मेयर के लिए बहुमत का आंकड़ा 114 है। बीजेपी के 89 पार्षद हैं, जबकि शिवसेना के 29, दोनों को मिलाकर 118 पार्षद होते हैं। गठबंधन में बड़ी पार्टी बीजेपी है, इस हिसाब से मेयर की कुर्सी पर उसका दावा है। जबकि 122 सीटों वाली कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में बहुमत का नंबर 62 है। यहां शिवसेना के 53 पार्षद जीते तो बीजेपी के 50। सिर्फ 3 सीटों के मामूली अंतर से बड़ी पार्टी शिवसेना है। गठबंधन में बड़ी पार्टी वाले फॉर्मूले पर यहां मेयर की कुर्सी पर शिवसेना की दावेदारी बनती है। ऐसे में अगर शिवसेना ने मुंबई में इधर उधर किया तो फिर कल्याण डोंबिवली में उसके मेयर का ख्वाब टूट सकता है। अब किसके ख्वाब बनेंगे, किसके टूटेंगे, कौन बनेगा मेयर, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव वैसे तो सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन आज उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने सियासी भूचाल ला दिया। प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक का ऐलान कर दिया और साथ ही कई गंभीर आरोप अपर्णा यादव पर लगा दिए। अपर्णा यादव यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। सुबह करीब 11 बजे प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम से यह तस्वीर पोस्ट हुई, जिसमें अपर्णा यादव की बीजेपी ज्वाइन करने वाली फोटो थी। तस्वीर के ऊपर कैप्शन लिखा हुआ था, अ फैमिली डिस्ट्रॉयर, यानी परिवार को बर्बाद करने वाली। तस्वीर के साथ पोस्ट में प्रतीक यादव ने लिखा,
मैं इस स्वार्थी महिला से तलाक लेने जा रहा हूं। मेरे पारिवारिक संबंधों को बर्बाद कर दिया है। वो सिर्फ नाम और दबदबा बनाना चाहती है। मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। उसे कोई परवाह नहीं, सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी इतना बुरा इंसान नहीं देखा। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की। अपर्णा से तलाक लेने का जो ऐलान प्रतीक यादव ने किया वो अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी प्रतीक यादव ने पोस्ट डिलीट नहीं की, उल्टा शाम को नया पोस्ट किया और वही बातें उनकी ओर से दोहरा दी गईं। अपर्णा यादव ने भी इन खबरों को गलत नहीं कहा है और अपर्णा और प्रतीक के निजी संबंधों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी मौन है, तो कांग्रेस ने प्रतीक की पोस्ट को सियासी रंग दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की संगत में बड़े बड़े परिवार नष्ट हो गए। पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में विग्रह पैदा कराए, अब अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के परिवार में भी विग्रह पैदा करा रहे। भारतीय जनता पार्टी वालों में बहुतायत में अपने परिवार होते नहीं और दूसरे के परिवार वो रहने नहीं देते। दूसरे के परिवार में वो अगर कहीं आग लगी हो तो पानी डालने की जगह पर पेट्रोल डालने का काम करते हैं। जनहित में बढ़ते हैं आगे और अब बात प्रयागराज में स्नान को लेकर छिड़े संत बनाम सरकार वाले संग्राम की। मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच शुरू हुआ विवाद और बढ़ गया है। साधु संतों से हुई बदसलूकी के विरोध में आज भी शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी रहा। रविवार को मौनी अमावस्या के दिन पालकी पर जाने को लेकर अवि मुक्तेश्वरानंद, उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हंगामा और धक्का मुक्की हो गई। इस घटना से नाराज अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज भी माघ मेले में धरने पर बैठे हुए हैं। अवि मुक्तेश्वरानंद इस मामले पर प्रशासन से टकराव के मूड में है। शंकराचार्य ने आज संगम क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। अवि मुक्तेश्वरानंद की ओर से कहा गया मेले में धक्का मुक्की के बहाने उन्हें जान से मारने की साजिश थी। उन्होंने पहले ही मेला प्रशासन को अपने मूवमेंट की जानकारी दे दी थी। अगर उनके शिष्यों ने हंगामा किया तो प्रशासन सीसीटीवी सबूत सार्वजनिक करे और उनका मठ इस विवाद को अब हाईकोर्ट ले जाने पर विचार कर रहा है। शंकराचार्य की मांग है कि बदसलूकी के लिए प्रशासन उनसे क्षमा मांगे। ऐसा नहीं हुआ तो माघी पूर्णिमा यानी 1 फरवरी तक वो पालकी पर ही बैठे रहेंगे। तो यहाँ बैठे हुए हैं जब तक हमारा मन है। क्या हमको किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत है कि हम माघ मेले में कब तक रहें? हर सनातनी को यहाँ पर जब तक चाहे रहने का अधिकार है, हमको भी है। हम धर्माचार्य भी हैं। हमको कौन कह सकता है कि आप कब तक रहेंगे और कब तक नहीं रहेंगे, हमको बताइए। अब प्रशासन की ओर से क्या माफी मांगी जाएगी? क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा ताकि विवाद का निपटारा हो जाए? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हुए राजस्थान के कोटा में हिजाब पर नया विवाद शुरू हुआ है। अलीशा नाम की छात्रा ने हिजाब पहनने की वजह से उसे परीक्षा देने से रोकने का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री भजन लाल से इंसाफ की गुहार लगाई है। कॉलेज प्रशासन नियमों का हवाला दे रहा है तो छात्रा इसे अपने साथ नाइंसाफी बता रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिजाब होने की वजह से अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। ये वायरल हो रहा वीडियो एक बार फिर हिजाब विवाद को नए सिरे से हवा देता दिख रहा है। बूंदी जिले के रहने वाली मुस्लिम छात्रा अलीशा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती परीक्षा देने कोटा पहुंची थी, लेकिन उसे परीक्षा देने से रोक दिया गया। अब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से इंसाफ की गुहार लगा रही है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बावजूद मुझे यहाँ हिजाब होने की वजह से अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। सीएम राजस्थान से मेरी अपील है कि मेरी मदद करें। छात्रा के पिता बरकतुल्लाह का मुताबिक उनकी बेटी तय समय से पहले ही सेंटर पहुंच गई थी। दस्तावेजों की जांच के बाद जब अलीशा परीक्षा सेंटर के भीतर जाने लगी तो प्रशासन ने ड्रेस कोड का हवाला देकर उसे रोक लिया। अलीशा ने सलवार कमीज पहनी थी और सिर दुपट्टे से ढका था। पिता का दावा है कि न तो उसने बुर्का पहना था और न ही नियमों का कोई उल्लंघन किया। प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि छात्रा चेहरा ढककर परीक्षा देना चाहती थी, इसलिए नियमों के तहत कार्रवाई की गई। उसने हिजाब पहन रखा था, समझाइश की गई कि आप हटा के, लेकिन वो तैयार नहीं हुई और बिना एग्जाम दिए चली। फिलहाल छात्रा के परीक्षा न देने पाने का मामला चर्चा में बना हुआ है। आपको याद दिलाने की 2022 में कर्नाटक के उडुपी का हिजाब विवाद पूरे देश में बहस का विषय बन गया था, जबकि हिजाब को लेकर कानून की चौखट पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है।
आगे बढ़ेंगे और वक्त है आज के जनहित स्पेशल का। कोहरे की वजह से सड़क हादसों में हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसा ही एक हादसा शनिवार को दिल्ली से लगे ग्रेटर नोएडा में हुआ, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार कोहरे की वजह से अनियंत्रित हो गई और फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरी। यहां तक तो सिर्फ एक हादसा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हमारे देश के सिस्टम की क्रूर लापरवाही को उजागर कर दिया है, क्योंकि गड्ढे में गिरा युवराज 2 घंटे तक मदद के लिए चीखता रहा और पूरा यूपी सिस्टम उसकी जान बचाने का ड्रामा करता रहा, जिससे युवराज की डूब जाने के कारण मौत हो गई। इस घटना पर हमारी जनहित रिपोर्ट देखकर आप भी यही कहेंगे, सिस्टम चाहता तो युवराज बच जाता। मोबाइल की टॉर्च दिखाकर चिल्लाता रहा, हेल्प मी, हेल्प मी। वो टॉर्च दिखा रहा था बराबर कि प्लीज मुझे बचाइए, हेल्प कीजिए, लेकिन उसकी हेल्प में कोई नहीं आया। हेलो हेलो हेलो। उसने अपने पिता को फोन पर कहा, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज आकर बचा लो। पुलिस को मैंने फोन किया 112 पे जब मैं वो घटनास्थल पर पहुंचा। ग्रेटर नोएडा का सिस्टम पानी की गहराई नापता रह गया। वो डूब रहा था। लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बना रहे थे। देख लेना कितना गहरा दिख रहा है। यहाँ पर कम से कम 125 लोग थे, 100+ लोग थे, कम से कम 70-80 आदमी तो यहाँ पे आम लोग थे। पुलिसकर्मी कितने थे? लगभग 15 से 20 पुलिसकर्मी थे। और फिर वो डूबकर मर गया। मेरे बेटे की जान बचाई जा सकती थी। युवराज अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा। करीब 2 घंटे तक अपने कैमरे की फ्लैश लाइट से अपनी लोकेशन बताता रहा, लेकिन ग्रेटर नोएडा का पूरा सिस्टम मौके पर मौजूद होकर भी उसकी जान नहीं बचा पाया। उत्तर प्रदेश पुलिस, फायर ब्रिगेड, NDRF, SDRF, पूरा का पूरा सरकारी अमला मौके पर मौजूद था, लेकिन सबको डूबते हुए युवराज की जान से ज्यादा बचाने से कहीं ज्यादा पानी ठंडा होने की फिक्र उस वक्त सता रही थी। साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता रात को गुरुग्राम से अपने दफ्तर से लौट रहा था, लेकिन अपने घर नहीं पहुंच पाया। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 की इसी सड़क पर घने कोहरे में उसकी कार एक मॉल की निर्माणाधीन बाउंड्री को तोड़ते हुए 70 फीट गहरे पानी में भरे इसी गड्ढे में जा गिरी। तब तक ये हादसा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ग्रेटर नोएडा में सिस्टम की जानलेवा लापरवाही का कहर था। 2 घंटे स्ट्राइक करता रहा। सभी उसके आसपास के सारे चैलेंजेस है, वो किसी तरह गाड़ी से निकलकर गाड़ी की छत पर आया और वहां लेट गया, क्योंकि बैठने से गाड़ी डगमग हो रही थी, अनबैलेंस्ड हो रहा था, तो उसको लगा कि अब ये डूब जाएगी गाड़ी, तो वो छत पर फ्लैट लेट गया और फिर मोबाइल से टॉर्च जलाकर इंडिकेट करता रहा, अपना लोकेशन बताता रहा। युवराज मेहता इस पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबकर मरने से बच सकता था, लेकिन सिस्टम के गड्ढे से वो निकल नहीं पाया। वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन नकारे, निकम्मे, डरपोक और लापरवाह सिस्टम ने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। पैर तैर रोप पर है। फायर ब्रिगेड वाले भी थे, पुलिस वाले भी थे, SDRF वाले भी थे, NDRF वाले भी थे, लाइफ जैकेट्स भी थी और जान बचाने का वक्त भी था, लेकिन पूरा सिस्टम
बस यही चेक करता रहा कि पानी कितना गहरा है, पानी कितना ठंडा है। पकड़ के रखना बेटा, ये ना बंद देख लेना कितना गहरा दिख रहा है बेटा। लंबी करके पकड़ना, कोई दिक्कत ना। ये तो अंदर लेके जा रहे हैं। बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे तक अगर तड़प रहा है वहाँ पे और सारे लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं बचा पाया, 2-2 घंटे 3 घंटे सारा प्रशासन वहाँ है और मुश्किल से शायद 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर की दूरी पर वो बच्चा होगा, उसे नहीं बचाया पाया। सिस्टम ने ना तो खुद युवराज की जान बचाने का जोखिम उठाया और जब तक डिलीवरी बॉय ने जान जोखिम में डालकर कूदने की कोशिश की तो अधिकारी बोले हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। फायर ब्रिगेड वालों ने सीढ़ी घेर रखी थी 30 से 40 फुट लंबी, जो एल्युमिनियम की सीढ़ी होती है उधर की साइड में सीढ़ी घेर रखी थी और उस पर बैठ के पानी को चेक कर रहे थे गर्म या ठंडा। मैंने बोला अगर तुम अंदर नहीं जा रहे हो तो मुझे जाने दो। नु तुम कैसे जा सकते हो? मगर जो मुझ पर तैरना है मैं जा सकता हूँ। नु बहुत टेम्परेचर डाउन है, 2 बज रहे हैं, बहुत ठंडा पानी है। तो वो सरकारी महकमे से, मुझे नहीं पता कौन थे, वो अचानक से खुद भी नहीं जा रहे और आपको भी नहीं जाना। हाँ नहीं जाने, मुझसे बस सवाल कर रहे थे कि आप जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी पर जाओगे या ऐसी कोई बात। पूरे ग्रेटर नोएडा का अमला जिस पर युवराज की जान बचाने की जिम्मेदारी थी वो इकट्ठा होकर जान बचाने का ड्रामा करता रहा और 2 घंटे बाद जब युवराज की मोबाइल टॉर्च और जिंदगी की रोशनी दोनों बुझ गई तो मौके पर क्रेन पहुंची और फिर कड़ी मशक्कत के बाद डेड बॉडी को रिकवर किया गया। 16 जनवरी की रात 12 बजे घने कोहरे की वजह से युवराज की कार दीवार तोड़कर निर्माणाधीन साइट पर बने गड्ढे के पानी में गिर गई थी और सुबह 4 बजे जब उसे बाहर निकाला गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट लिखा है, लेकिन युवराज की मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज नहीं है, क्योंकि सिस्टम की क्रूर लापरवाही से होने वाली मौतें ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज होती हैं और ना ही किसी सरकारी रिकॉर्ड में। माँ बाप का इकलौता बेटा देश का एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने उसकी मौत का पहले से इंतजाम किया हुआ था। आरोप नंबर 1, निर्माणाधीन कमर्शियल साइट पर बैरिकेडिंग नहीं कराई गई। आरोप नंबर 2, रिफ्लेक्टर, चेतावनी बोर्ड, लाइटिंग और सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। आरोप नंबर 3, गड्ढा कई साल से खुला हुआ था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप नंबर 4, पहले भी इसी जगह पर हादसे हुए थे लेकिन अथॉरिटी सोई रही। पहले इस मौत के गड्ढे को तैयार किया गया, फिर इस गड्ढे में लोगों के डूबने का इंतजाम किया गया और जब युवराज के साथ हादसा हो गया तो पूरा सिस्टम ये सुनिश्चित कर रहा था कि युवराज बच ना पाए, डूब कर मर जाए। ये दीवार बाउंड्री पहले ही टूटी हुई थी क्योंकि ट्रक की वजह से यहाँ पे 15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी प्रशासन ने इसको यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं लगाई। बिल्डर अथॉरिटी जिसका भी मिली भगत है हमें नहीं पता, पुलिस की नजरों के सामने यहाँ पे ऊपर तक मिट्टी भरवाई जा रही थी, लिपा पोती करी जा रही थी। यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। एक तो 90 डिग्री टर्न, आगे कुछ दिखता नहीं। लापरवाही ये तो अब प्रशासन को फिक्स करना पड़ेगा। तो इस टर्न को सेव करने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की थी। इस गड्ढे को भरने की जिम्मेदारी किसकी थी? बिल्डर की थी। तो प्रशासन और बिल्डर दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं लेकिन अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का खेल शुरू हो चुका है। नोएडा अथॉरिटी कह रही है कि हादसे के लिए प्राइवेट बिल्डर्स जिम्मेदार हैं जो निर्माणाधीन साइट पर मॉल बना रहे हैं। पुलिस ने 2 रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की है, लोटस ग्रीन्स और MZ विस्टाउन, लेकिन दोनों कंपनियां सारे आरोपों से इनकार कर रही है। लोटस ग्रीन्स का कहना है कि उसने जमीन को 2020 में ही MZ विस्टाउन को ट्रांसफर कर दिया था। MZ विस्टाउन का दावा है कि गड्ढा पहले से था और उनके पास काम की अनुमति नहीं थी। यानी ना तो कोई मौत के इस गड्ढे की जिम्मेदारी लेने को तैयार है और ना कोई अधिकारी ये मानने को तैयार है कि युवराज की जान सिस्टम की लापरवाही की वजह से गई, क्योंकि सिस्टम के लिए तो ये घने कोहरे की वजह से हुआ सिर्फ एक हादसा था।
इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। नोएडा अथॉरिटी हर साल हजारों करोड़ों रुपए की कमाई करती है। 2025-26 के लिए इसका रेवेन्यू टारगेट 9,008 करोड़ रुपए है। 2025-26 का एनुअल बजट 8,732 करोड़ रुपए है। नोएडा अथॉरिटी का विकास और निर्माण पर खर्च का बजट 2,410 करोड़ रुपए है और सिविक सुविधाओं के रख रखाव का बजट 2,229 करोड़ रुपए है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि युवराज को बचाने के लिए रेस्क्यू टूल्स तक सिस्टम के पास मौजूद नहीं थे। पूरे सिस्टम ने युवराज को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब जब युवराज की जान जा चुकी है तो पूरा सिस्टम अपनी जान बचाने में जुट गया है। नोएडा अथॉरिटी ने एक जांच कमेटी बना दी है जो ये पता लगाएगी कि गड्ढे वाली जगह किसकी जमीन है, इस जमीन को किसे आवंटित किया गया था, इस साइट के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी और निर्माणाधीन साइट पर सुरक्षा उपाय क्यों नहीं थे। लेकिन इस बात की जांच कोई नहीं कर रहा है कि 2 घंटे तक मदद की गुहार लगा रहे युवराज की जान क्यों नहीं बचाई जा सकती। वो लोग केवल रस्सी फेंकते थे, रस्सी डेस्टिनेशन पर नहीं जा पा रही थी। फिर उनको दूसरा अल्टरनेटिव यूज करना था जो उनके पास अवेलेबल नहीं था, जैसे स्विमर या डाइवर नहीं था या बोट नहीं था जो वहां तक अप्लाई हो सके, वहां तक जा सके। तो मेरे बेटे की जान बचाई जा सकती थी। हमारे देश के सिस्टम की यही सच्चाई है। वो हादसा होने के बाद ही नींद से जागता है। अब एक्शन हुआ है और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी जांच का फैसला किया गया है। युवराज की मौत के बाद अब घटना स्थल पर बैरिकेडिंग कर दी गई है जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा। लेकिन जिस सिस्टम के पास अपनी जान बचाने के ही इंतजाम ना हो वो सिस्टम दूसरों की जान कैसे बचाएगा। बहुत अच्छे दोस्त अपने आप को सेफ रखते हुए क्या कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा जी बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे। सोचिए उस पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को डूबकर मरते हुए और सिस्टम को उसकी जान बचाने के नाम पर ड्रामा करते हुए देखा है। इस घटना का एक एक चश्मदीद सिर्फ एक ही बात कह रहा है, अगर सिस्टम चाहता तो युवराज 100% बच जाता। हर महीने हजारों लाखों की सैलरी लेने वाले इस सिस्टम को शर्म आनी चाहिए खुद पर कि उनकी लापरवाही की वजह से एक घर का चिराग किस तरह से बुझ गया। और अब आज का वीडियो ऑफ द डे। दोस्ती हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद जैसी दोनों नेता एक दूसरे की अगवानी में प्रोटोकॉल को किनारे रख देते हैं। आज जब भारत आए तो पीएम नरेंद्र मोदी खुद उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंच गए, गले लगाया, गाड़ी में बैठाकर साथ लेकर चले। 2 घंटे के छोटे से दौरे में यूएई के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात को पीएम मोदी ने इतना खास बना दिया जिसे पूरी दुनिया देख रही है। और अब आज का जनहित मंत्र। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों की आंखों में खटकने का भी अलग मजा है। इसी के साथ जनहित में मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।